कल एनसीएम मूवमेंट कर लिया था बेटा। एनसीएम मूवमेंट में क्या हुआ था, जैसे ही आपके गांधी जी ने उस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। 2 साल के बाद उनको रिलीज भी कर देते हैं, तबीयत खराब हो गई थी गांधी जी की, और फिर उनको सीधे वो चले गए थे अपने साबरमती आश्रम में, बल्कि के तो थे ही गांधी जी। तो उस टाइम पे, जिस टाइम आपका ये सब कुछ कंडीशन होती है, तो कंट्री में बहुत सारी मतलब उथल पुथल जैसी चीजें थी कि कोई भी अच्छे से लीड करने वाला कंट्री में नहीं है। तो उससे पहले अपन लोगों के पास क्या आया था, 1891 में आपकी ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, एवरी 10 ईयर के बाद आपकी कंट्री में फिर से क्या होगा, दोबारा से उस सारी चीजों को चेक करेंगे कि लास्ट 10 ईयर में क्या हुआ और नेक्स्ट 10 ईयर तक हम अपडेट करना है। चलो, फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास कर दिया 1909 में। फिर आपके पास आया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी थी एवरी 10 ईयर के बाद, जैसे अपना सेंसस लॉर्ड रिपन के टाइम से स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही क्या है कि आपकी गवर्नमेंट इंडिया ने आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या, आपके सारे कामों को जांचने के लिए, सारे कामों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। जब आपका एनसीएम मूवमेंट था, तो एनसीएम मूवमेंट में 1920 के अंदर आपकी कंट्री में इलेक्शंस का, हम लोगों ने कल बात कर ली थी, इलेक्शन जैसी कोई चीज होती, बट आपकी गवर्नमेंट ने सॉरी आपकी कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन की बात की थी, तो किसी ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभी क्या है, 1929 के अंदर अपनी कंट्री में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एक्ट पास होना था, उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना था। पूरे 10 इयर्स का लेखा जो भी था उसको रिटर्न देना था और आगे के लिए रिपोर्ट रेडी करनी थी। बट जो उस टाइम पे कंजर्वेटिव पार्टी आपकी ब्रिटेन के अंदर रूल कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं थ्रेट था कि जो लेबर पॉलिटिकल पार्टी है वो रूलिंग पार्टी बन के आएगी और वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगी। तो उन्होंने क्या किया, 2 साल पहले ही 1927 के अंदर ही एक कमीशन रेडी कर दिया कंट्री के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, आपके इलेक्शंस के लिए, सारी चीजों के लिए डिसाइड कर दिया। 1927 जो कमीशन रेडी हुआ उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927। अब इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे, लीड करने वाले थे आपके सन जॉन साइमन, नाम था उसका, सर जॉन साइमन। प्लस उनको हेल्प करने के लिए और लोग भी थे, तो टोटल 7 मेंबर वो उसमें थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रेडी करना है। इंडिया के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात आई, इंडियन लोगों को पता लगा कि यार ये सारे के सारे व्हाइट लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बोल दिया व्हाइट कमीशन। इंडियन लोगों ने तो क्या बोल दिया, व्हाइट कमीशन। इंडिया में भी कौन जो आपके पॉलिटिकल लीडर थे, कांग्रेस लीडर थे, व्हाइट कमीशन इसको नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि कोई भी इंडियन नहीं था और इंडियन लोगों के लिए रिफॉर्म्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करने के लिए ये कमीशन इंडिया आ रहा था। तब आपके 1927 के अंदर मद्रास सेशन था, दिसंबर में। दिसंबर का मद्रास सेशन जो था बच्चा आपका, ये आपका मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये मद्रास सेशन की बात करते हैं। दिसंबर के अंदर एक कांग्रेस सेशन था, जो उनका एनुअल सेशन होते थे, कांग्रेस के मीटिंग होती थी, जो उसमें डिसाइड कर लिया, एमएन अंसारी जो थे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, डिसाइड किया कि जैसे कमीशन आएगा इसको प्रोटेस्ट करना है। बट प्रोटेस्ट कैसे करना है, पीसफुल वे में करना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने। ठीक है, लड़ाई झगड़े की तो बात होगी कि नहीं करना था, बट अभी उससे पहले क्या था, अपनी कंट्री के अंदर 2 तरीके के ग्रुप काम करते थे। आपके एक्सट्रीमिस्ट भी पूरे एक्टिव थे। एक्सट्रीमिस्ट की अगर आप बात करते हो, 2 तरीके के ग्रुप इंडिया में काम कर रहे थे अच्छे लेवल पे। एक था आपका पंजाब, दूसरी साइड से आपका बंगाल का ग्रुप। ये इस तरीके से काम करते थे। अगर आप इसकी बात करते हो तो आपकी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, और सचिन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाद में इसका नाम चेंज होता था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी फॉर्मेशन करती।
आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसी टाइम पे राम प्रसाद बिस्मिल ने, क्योंकि उनको क्या था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है तो वेपन्स चाहिए। वेपन्स के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? ब्रिटिशर्स के खजाने से ही आएगा। तो उन्होंने आपके लखनऊ के पास एक क्या था, क्या नाम था, काकोरी, काकोरी में ट्रेन लूट ली थी बेटा आपकी ब्रिटिशर्स का, जो उसमें पूरा का पूरा ड्रेस भी लेके वो कहीं और जा रहे थे। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पे राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको कर लिया था। बाद में उनको इसके पनिशमेंट के लिए पनिश किया था, तो उनको फांसी की सजा दी थी, और सचिन सान्याल को, क्योंकि सारे एक ही ग्रुप के थे, उनको काले पानी की सजा दी। तो ये लोग भी एक्टिवली अपना काम कर ही रहे थे। फिर आप देखते हो भगत सिंह भी दिखेंगे आपको, कई जगह पे कोई और दिखेगा, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। 1927 में मद्रास सेशन में एम एन अंसारी जो प्रेसिडेंट थे, उनके प्रेसिडेंसीशिप पे तो डिसाइड कर दिया कि इंडिया में हम लोग साइमन को वेलकम नहीं करेंगे। आपका फरवरी 1928 में वो बॉम्बे पोर्ट पे लैंड करता है। बॉम्बे पोर्ट पे आपका साइमन कमीशन लैंड करता है, और पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया के अंदर, ऑल कंट्री में उसको क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट कैसे किया? स्ट्राइक्स हुई, स्ट्राइक्स हुई। ब्लैक फ्लैग के ऊपर साइमन गो बैक लिख के वो वेलकम किया, गो कोरोना को। ब्लैक फ्लैग के ऊपर गो साइमन लिख के उनको फ्लैग होस्ट किए, उनके सामने किया। तो ऐसे ही जब पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लाहौर के अंदर भी एक प्रोटेस्ट हुआ। लाहौर में इसको लीड किया लाला लाजपत राय ने, जो एक लाला लाजपत राय थे, बुजुर्ग हो चुके थे, बीमार भी थे। प्रोटेस्ट पे गया, और उसको पुलिस ऑफिसर्स ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, जैसे कल हिसार में हुआ है। लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज का रिजल्ट क्या हुआ? उनको काफी चोट लगी। चोट लगने के बाद जब वो हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पास कर दी। एक तो ये बोल दिया कि लास्ट नेल है ब्रिटिशर्स की उनके कॉफिन के अंदर, जो ये लोगों ने लाठी चलाने का काम, लास्ट उनके कॉफिन के अंदर लास्ट नेल है, आखिरी कील है जो उन्होंने लगा दी। साथ में कि मेरी एक लाठी का बदला कौन है? मेरे देश के लोग लेंगे। अब इस चीज से अपने भगत सिंह जो थे इमोशनल हुए, या भगत सिंह जी उनके रिस्पेक्ट भी करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? सैंडर्स को गोली मार के इस चीज का बदला ले लिया। तो ये उनका साइमन कमीशन का क्या याद कर रहे हैं? साइमन कमीशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या था कि आपका 1929 में इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना था। जैसे कि पहले हम लोग स्टार्ट किया था 1891 से स्टार्ट हुआ, फिर 1909 में आया, देन आपका 1919 में आया। इलेक्शंस के रिलेटेड वो बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने बात की थी कैसे वोटिंग राइट आपको मिलता है। तो इसी टाइम पीरियड पे आपका क्या किया उन्होंने? साथ में एक और स्वराज पार्टी भी फॉर्म होगी थी बेटा 1923 के अंदर स्वराज पार्टी भी फॉर्म हुई थी। स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपना काम कर दिया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर ली, क्योंकि गांधी जी उस टाइम क्या थे? जेल में थे। जेल से बाहर आए तो सीधे वो साबरमती चले गए। अब थोड़ा सा आपके एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, और भी इनके साथ थे जो इनको, लेकिन मेन नाम इनका आता है। अब साइमन कमीशन को तो अनसक्सेसफुली वापस भेज दिया 1929 में। लेकिन ये 1928 और 29 के अंदर 2 बार इंडिया में विजिट करेगा। लेकिन रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट जीरो ही थी। रिपोर्ट जो इसने दी जाके आपकी कंट्री के बारे में, उसको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी इंग्लैंड में, उसमें आपको इस रिपोर्ट के बारे में बात करें। अब दूसरी साइड जब है ये आपकी सक्सेसफुल नहीं रहता, साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट कर दिया। अब सॉरी मोतीलाल नेहरू अपनी एक रिपोर्ट लेके आएंगे, इसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंफ्यूज मत होना, उनके फादर लेके आए थे। मोती लाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट में वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक तरीके का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, अपने फंडामेंटल राइट की बात की, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, यानी कि क्या होगा? हम लोग यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, गवर्नर जनरल होगा, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, हाईएस्ट बॉडी होगी इंडिया में। प्लस वो क्या कर रहा है? ब्रिटेन का क्राउन ही हम लोगों के ऊपर रूल करेगा, जैसे चल रहा था। बट हम लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और रिजल्ट क्या हुआ? 40 से ज्यादा सीट हम लोगों ने जीत ली।
लेकिन फिर भी उन चीजों में सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लोगों में काफी कंफ्लिक्ट हुआ कांग्रेस के अंदर ही। लेकिन जिस टाइम मोतीलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट दे रहे थे उस टाइम क्या है, आपके दूसरे मुस्लिम लीग, आपकी हिंदू पार्टी, वो सब इसने एक्टिवली काम किया। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब मोतीलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट देते हैं तो जिन्ना भी अपनी, जिन्ना जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी अपनी 14 रूल्स के साथ एक रिपोर्ट उन्होंने दी थी। एनसीईआरटी में नहीं है बट था। लेकिन अब यहाँ कंफ्लिक्ट कब हुआ, जब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1928 में इन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट भी कर दिया था इंडिया। उसके अंदर अगर आप बात करते हो फंडामेंटल राइट को भी रखा गया, तो 14 फंडामेंटल राइट की डिमांड की थी आपके मोतीलाल नेहरू ने इंडियन लोगों के लिए, डोमिनेंट स्टेट की बात की थी। लेकिन जो कांग्रेस के लोग तब उनमें भी कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है। वहां से हम लोग मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब इसके अकॉर्डिंग पर कंफ्लिक्ट आ गया। कंफ्लिक्ट आया तो अब इनका बेटा ही जो है आगे अपनी जिम्मेवारी लेगा। जिम्मेवारी लेकर उसने डिसाइड कर लिया लाहौर के अंदर जब कांग्रेस सेशन होगा, लाहौर 29 के अंदर कांग्रेस सेशन होगा, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया किस चीज का, कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, पूरे कंट्री के लिए डोमिनेंस की बात नहीं रखनी, हम लोगों को ऐसा कोई राइट नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए, प्रॉपर अपना काम करना है। प्रॉपर कैसे, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड। उन्होंने अपना स्लोगन दे दिया कि हम लोग जो काम करेंगे और फुल इंडिपेंडेंस तरीके से काम करेंगे, फुल इंडिपेंडेंस। और इस चीज के लिए उन्होंने डे डिसाइड कर दिया कि हम 26 जन 1930 को मैं डिक्लेयर कर दूंगा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। अनाउंसमेंट था कि लाहौर सेशन 1929 के अंदर। सेलिब्रेट कब करेंगे, 26 जन 1930 में, दिसंबर में हो गया सेशन। तो अब उस चीज के बारे में बात होगी कि 1930 के अंदर आपका 26 जन को, और उन्होंने किया जहां वो किया फुल इंडिपेंडेंस की बात करके रावी रिवर, रावी रिवर के बैंक पर, रावी रिवर बैंक पे उन्होंने फ्लैग को होस्ट, फ्लैग होस्ट किया। फ्लैग होस्ट करने के बाद फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर ली। बट क्या है, लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं, किसी को कोई ज्यादा फर्क सा नहीं पड़ा जितने भी और मेंबर थे कांग्रेस में। क्योंकि इस टाइम में कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था कि आपके लोगों को अपने अपनी पड़ी हुई थी, सबको अपनी पावर की नीड, चाहे मोतीलाल नेहरू है, सीआर दास है, सबको अपने अपने स्टेटस की नीड थी कि हम अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग तो उसको स्टेटस को मेंटेन कर ले, सारी पावर हम लोगों के पास आ जाए। तो आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के फुल इंडिपेंडेंस को कोई ज्यादा वेलकम नहीं किया लोगों ने। जब वेलकम नहीं किया तो बहुत कम क्राउड इकट्ठा हुआ, पूरी कंट्री में भी सेलिब्रेट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉपर टाइम दे दिया था कि 26 जन 1930 को हम लोग ऐसा करेंगे। सब जगह नहीं हुआ, इक्का दुक्का जगह पे लोगों ने किया भी, लेकिन बढ़िया तरीके से उस काम को नहीं किया। उसके बाद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवरी ईयर 26 जन को अपना फुल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट भी करते थे। जैसे ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ 1949 के अंदर, तो उसको 26 जन तक हम लोगों ने होल्ड रखा था 1950 में। उसको फिर आपका एज अ रिपब्लिक डे हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, साइमन कमीशन हो गया, आपका फुल इंडिपेंडेंस की बात होगी, और मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट की बात कर ली। और क्या करना है अभी स्टेप इसमें इतना, वाला तो नहीं है, 20 वाला तो आपको सिर्फ इतना ही है कि मेंशन है, बुक में नहीं है, आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर। तो आज साइमन कमीशन देख लेना, अपना फुल इंडिपेंडेंस देख लेना। एनसीईआरटी में सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना डेली बोल रही हूँ। एनसीईआरटी में आपको फुल इंडिपेंडेंस देखना है, थोड़ा सा स्वराज पार्टी के बारे में है, नेहरू रिपोर्ट होगी, और आपकी नेहरू रिपोर्ट को उसको डिस्क्राइब नहीं किया, बस लिखा है नेहरू रिपोर्ट। अब उसमें कंफ्यूज मत होना कि नेहरू कौन सा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, यही नहीं कि स्वराज पार्टी भी बनेगी। थैंक यू बेटा।